Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 4. And today's topic is methods of calculating national income. And second topic is value added method. Okay, let's go on the topic. It's your fourth chapter. It is the first video of this chapter. Okay, and the chapter's name is methods of calculating national income. In this chapter, we will learn about the four topics. The first one is the methods of calculating national income, and second value added method, थर्ड इनकम मेथड, एंड फोर्थ एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, यानी इसमें पहला टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, और फिर जो मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. टोटल 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट होता है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड होता है इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड. तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो ये रहा आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. द सर्कुलर फ्लो मॉडल चैप्टर 2. अब चैप्टर 2 में दिया है सर्कुलर फ्लो मॉडल, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में. जिसने भी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 2 बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप चैप्टर 2 नहीं पढ़ोगे, जो भी बंदे नहीं देखे हैं चैप्टर 2 को, तो वो देख लें चैप्टर 2 का वीडियोज़ जा करके, क्योंकि चैप्टर 2 से कनेक्टेड है ये चैप्टर. और मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका था कि इकोनॉमिक्स में मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स और टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड हैं. तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सारे वीडियोस को देखो, ठीक है. एक भी वीडियो छोड़ोगे लोग तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आगे का. तो चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है. सर्कुलर फ्लो मॉडल रिवील्स दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स. यानी सर्कुलर फ्लो मॉडल के तहत क्या होता है कि जो नेशनल इनकम होता है उसको 3 डिफरेंट एंगल्स के तहत हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. तो कौन कौन सा 3 डिफरेंट एंगल्स है. तो फर्स्ट है एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, दूसरा एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, और थर्ड है एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. यानी वही जो 3 मेथड्स है उसी पे ये डिपेंड है, वैल्यू एडिशन, इनकम जनरेटेड और एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो यही 3 एंगल्स के तहत हम लोग सर्कुलर फ्लो मॉडल को यानी नेशनल इनकम को हम लोग देख सकते हैं. आगे देखो क्या कह रहा है. कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3 डिफरेंट वे लुकिंग एट द नेशनल इनकम, द इकोनॉमिक्स हैव सजेस्टेड 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. यानी जो ये 3 डिफरेंट एंगल्स है जिसके तहत इकोनॉमी को देखा जाता है, नेशनल इनकम को देखा जाता है, ठीक है. तो जो इकोनॉमिक्स हैं वो सजेस्ट किए हैं, क्या सजेस्ट किए हैं, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. यानी जो नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड्स है उसके लिए सजेशन दिए हैं इकोनॉमिक्स. तो कौन कौन सा 3 मेथड्स है अभी मैंने जिसके बारे में बताया आप लोगों को, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है. आगे देखो क्या कह रहा है. फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मेथड्स. अब इन्हीं तीनों मेथड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है डीपली इस चैप्टर में, ठीक है. तो सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड. तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है. तो चलो देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है. तो जो पहला मेथड है जिसके तहत हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं वो है वैल्यू एडेड मेथड. इसको हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं. ओके, आप कंफ्यूज मत करना कि प्रोडक्ट मेथड अगर आ जाएगा तो, ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड को ही प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है. वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी जो वैल्यू एडेड मेथड होता है वो नेशनल इनकम के टर्म में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है ईच प्रोड्यूसिंग का. यानी हर एक प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड किया जाता है, ठीक है. जो भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी कमोडिटीज़ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें ऐड किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के तहत. तभी जा कर के वो कहाँ आता है, मार्केट में आता है वैल्यू ऐड करने के बाद. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पे. दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड. यानी वैल्यू एडेड मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड. यानी इसके टोटल 4 नेम्स हैं. कौन कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड. एक ही मेथड का 4 नाम है. ओके, एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग
enterprises to production in the domestic territory of a country during the year is equal to the market value of GDP। अब GDP के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो जो उसका वैल्यू होता है वही GDP कहलाता है, ठीक है। तो जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से GDP होता है, ठीक है, वो GDP एट मार्केट प्राइस कहलाता है। इज़ एडजस्टेड टू फाइंड आउट NNP, FC और नेशनल इनकम। और जो GDP एट मार्केट प्राइस होता है उसी के थ्रू क्या निकलता है, NNP, FC निकलता है। NNP, FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो देखो आगे क्या कर रहा है, वैल्यू एडेड कैसे होता है, वैल्यू एडेड क्या ऐड होता है उसमें। तो वैल्यू एडेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन इंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी जो वैल्यू एडेड होता है वो एक तरह से डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जो भी प्रोडक्शन होता है उसका और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसके बीच का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो यहाँ इसका फार्मूला भी दे दिया है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी जो वैल्यू एडेड होता है वो डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया है टेक्स्ट में, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। इफ़ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। यानी अगर इंटायर आउटपुट कह रहा है एक साल के अंतर्गत जो इंटायर आउटपुट है यानी जितना भी प्रोडक्शन है वो अगर सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है उस ईयर के दौरान, ठीक है, तो वही उसका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा, सेल्स ही। जितना भी सेल्स हो, मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ हो और 100 यूनिट ये टोटल सेल हो जाए, ठीक है, तो यही इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो यहाँ फार्मूला भी उसका दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इफ़ एंटायर आउटपुट यानी अगर टोटल जितना भी प्रोडक्शन, अभी मान लो मैंने बताया कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, तो ये 100 यूनिट टोटल अगर ये सोल्ड हो जाए, बिक जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। अगर कंप्लीटली सेल हो जाए तो सोल्ड हो जाए तो। लेकिन कुछ और कंडीशन, अगर कुछ बच जाए, नहीं बिके तो क्या होगा, तो उसके बारे में भी देखो दिया है। इफ़ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, अगर कोई आउटपुट बच जाता है, ठीक है, इट इज़ एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक। यानी अगर कुछ वैल्यू बच जाता है, मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था और 90 यूनिट सेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ कुछ बचा है, क्या बचा है, 10 यूनिट बच गया, तो ये क्या होगा, इन्वेंट्री में, फर्म के इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग में तुम लोग पढ़े होगे लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो उसी फॉर्म में ये इंक्लूड हो जाएगा, स्टॉक के रूप में ये एडजस्ट हो जाएगा। इट एक्सप्रेस्ड एज द चेंज ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर सच एज अ सिचुएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट मेजर्ड एज द सम ऑफ टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो इस कंडीशन में कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल, तो इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें सेल्स जो भी हुआ होगा उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे, ओके। किस कंडीशन में, अगर कुछ आउटपुट अनसोल्ड हो यानी कुछ नहीं बिका हो, कुछ बचा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। ये जो छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो लोग, ये चेंज इन स्टॉक का सिंबल है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ आगे दिया है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, तो चेंजिंग स्टॉक इट इज़ मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी जो चेंज इन स्टॉक होता है वो होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी ईयर के एंड में जितना स्टॉक बचा होगा और ईयर के स्टार्टिंग में जितना स्टॉक हमारे पास था, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वही हमारा चेंज इन स्टॉक होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन अराइज होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है,
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स ऑल इनपुट अदर दैन द फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ये क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स का वैल्यू होता है। नॉन फैक्टर इनपुट्स यानी जो फैक्टर इनपुट्स था, जैसे चैप्टर 2 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने बताया था, जो फैक्टर इनकम्स होता है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ये फैक्टर इनकम बोला जाता है। इसी का यूज़ जब एक फर्म वाले करते हैं, मतलब एक फर्म करता है तो इसके बदले इसका पेमेंट करता है। तो किसको करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को करता है, तभी वो इनकम जनरेट होता है वहाँ पे, ठीक है। यानी हाउस होल्ड वालों को इनकम मिलता है और फिर उनको इनकम मिलता है तो वो लोग खर्च करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन सब पे, ठीक है। तो इनके अलावा नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाते हैं। जैसे देखो आगे क्या कह रहा है, प्रीमियरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कह रहा है इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वही नॉन फैक्टर इनपुट्स कहलाता है। आया समझ में, उसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। यानी रॉ मटेरियल का यूज़ होता है फर्म में प्रोडक्शन के लिए, इसका यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को क्या करके प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करके सेल किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कौन कर रहा है, फर्म वाले करते हैं रॉ मटेरियल्स का यूज़, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। आगे एक इलस्ट्रेशन दिया है, तो इलस्ट्रेशन में देखो क्या समझा रहा है, आगे चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें वैल्यू एडेड के बारे में बताया है, कैसे वैल्यू ऐड होता है। तो सबसे पहले टेबल में क्या दिया है, देखो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, यानी कौन कौन इंटरप्राइजेस होते हैं जिसके तहत प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू आउटपुट है रुपीज़ में, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी मैंने बताया इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, कौन इसका यूज़ करते हैं, तो फर्म वाले जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वही यूज़ करते हैं। और लास्ट में वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मर, फर्स्ट फार्मर ही है, ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है प्रोडक्शन का काम। तो फार्मर है, तो फार्मर क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया है टेबल 1 में, देखो यहाँ क्या दे रहा है टेक्स्ट में, इट इज़ एज्यूम दैट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ₹200। यानी यहाँ व्हीट के प्रोडक्शन के बारे में दिया, यानी जो फार्मर है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, व्हीट का, व्हीट यानी गेहूँ, ठीक है। तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो भी उसको मतलब यूज़फुल चीज़ें चाहिए, ठीक है, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इरीगेशन है, और जो भी अलग से एक्सपेंसेस वगैरह जो भी मतलब उसको खर्च करने वाला होगा उसमें प्रोडक्शन में, ठीक है। तो उसमें कितना खर्च करेगा वो, अप्रॉक्सीमेट 200 यहाँ दिया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 है, यानी उसकी लागत जो है 200 रुपये है, तो 200 रुपये। और यहाँ उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जितना वो 200 इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के बाद जो उसके प्रोडक्ट का वैल्यू है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन किया है वेट को, तो उसका जो वैल्यू है वो 600 लगाया है फार्मर, ठीक है। यानी 600 रुपीज़ में वो सेल करेगा, जिसको भी सेल करेगा। तो इसमें कितना इंक्लूड किया है, वैल्यू ऐड कितना किया है, 400 रुपीज़, 200 इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्रोडक्शन में, और वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका हुआ 600, सेलिंग अमाउंट मान लो सेलिंग अमाउंट है 600, तो इसमें ऐड कितना किया, 400। क्लियर, यही है वैल्यू एडेड। ऐसे ही अब फ्लोर मिल वाला, अब फार्मर है तो व्हीट प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करके दे दिया, तो किसको देगा, फ्लोर मिल वाले को देगा, क्योंकि वो फ्लोर मिल वाला गेहूँ खरीद के क्या करता है, उसको पीसता है, फिर उसको आटा का फॉर्म में बना देता है, ठीक है, फ्लोर के फॉर्म में। तो ये कितना इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था, 600 था ना, तो यही 600 जो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मान लो इसका सेल है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, तो यही इसका जो फ्लोर मिल वाला है 600, ये इसका परचेजिंग हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा 600, यानी 600 रुपीज़ इन्वेस्ट किया फ्लोर मिल वाला, ठीक है, परचेस करने में। अब 600 में परचेस किया है तो फिर क्या करेगा, ये भी उस पर कुछ रख के तब इसका आउटपुट देगा। तो 800 ये लगाया है आउटपुट अपने फ्लोर का, यानी गेहूँ का, जो भी ये पीसा है गेहूँ, ठीक है, तो गेहूँ पीस के आटा का फॉर्म में किया है और फिर उसको ये सेल कर रहा है 800 रुपीज़ में, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 है। ये कितना इंक्रीज़ किया इसमें, 200, ठीक है, 200 रखा। इसके बाद बैक कर,
तो ये जब फ्लोर सेल करेगा, किसको सेल करेगा? बेकर को। बेकर कौन? जो बेकरी का काम करते हैं, बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, पारोटी वगैरह ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो बेकरी वाला ये 800 में परचेज़ किया यहाँ पे, ठीक है, 800 में परचेज़ किया और फिर उसका यूज़ करके अपना कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो वो जो इसका प्रोडक्ट हुआ उसका वैल्यू कितना लगाया? 1000। क्लियर? अब 1000 वैल्यू लगाया तो ये कितना इंक्लूड किया? 800 में परचेज़ किया था, 1000 वैल्यू लगाया तो 200 ये इंक्लूड किया। फिर अब बेकर वाला जो भी प्रोडक्ट तैयार किया होगा तो उसके पास से कहाँ जाएगा? शॉपकीपर के पास जाएगा, ठीक है। तो शॉपकीपर उसके पास से परचेज़ करेगा, यानी इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना? 1000, तो ये 1000 पे करेगा उसको और फिर इस पे ये कुछ रख के यानी 1200 वैल्यू में ये क्या करेगा? सेल करेगा। यानी ये कितना वैल्यू ऐड किया? 200। यानी टोटल एडिशन कितना हुआ? 400, 200, 200, 200, टोटल 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, यानी 1000 रुपीज़ टोटल वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है। और इधर टोटल वैल्यू आउटपुट 3600। क्लियर? टेबल समझ में आया ना अच्छे से? चलो आगे देखो क्या कह रहा है। ये पूरा डिटेलिंग उसी का किया है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, thus the gross value added by all the producing enterprises रुपीज़ 400, 200, 200, 200 इज इक्वल टू 1000, यानी टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना ऐड हुआ? 1000 ऐड हुआ। अभी जो मैंने बताया, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी जो भी ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है, ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज थे, इसमें 4 थे टोटल, ठीक है। फार्मर था, फिर फ्लोर मिल वाला था, फिर बेकर था, फिर शॉपकीपर था। तो ये चारों मिल करके टोटल कितना वैल्यू ऐड किए हैं? तो 1000, ठीक है। तो यही जो वैल्यू ऐड किए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? समझ में आया ये टॉपिक? यहाँ इसका ब्रैकेट में, ये बॉक्स में तुम्हारा इसका डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर ये टॉपिक? चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। Having estimated GDP at market price, we find out NNP यानी नेशनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कह रहा है अगर हम GDP एट मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं तो उसी के तहत हम क्या निकाल सकते हैं? हम लोग क्या फाइंड करेंगे? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ GDP एट मार्केट प्राइस होगा, उसमें से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया 1000 टोटल आया है, तो 1000 इसका GDP एट मार्केट प्राइस हुआ। इसमें डिप्रिसिएशन कुछ होगा, सपोज दैट मान लो 50 रुपीज़ डिप्रिसिएशन मान लो, तो हो गया तुम्हारा 950, ठीक है। तो 950 जो होगा ये क्या होगा? NDP होगा। NDP क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या माइनस करेंगे हम? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो जो भी इसमें टैक्स लगेगा तो उस पर टैक्स हम इसमें से माइनस करेंगे। मान लो 20 रुपीज़ टैक्स लगा, तो इसमें से माइनस किए तो हो गया 930, ठीक है। तो जो ये 930 हुआ वो क्या हुआ? NDP एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या हम ऐड करेंगे? NDP में नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम एब्रॉड, यानी जो हमारा विदेशी आय है, ठीक है, फॉरेन से जो भी इनकम हुआ है, कोई भी कंट्री है तो उसका फॉरेन से भी इनकम होता है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो विदेशों में काम करती हैं, ठीक है। तो उससे जो भी इनकम हुआ होगा वो हम इसमें प्लस करेंगे। मान लो 1000 इनकम हुआ एब्रॉड से, तो एब्रॉड से इनकम 1000 हुआ, तो ये कितना होगा टोटल? 1930, यानी 1930 रुपीज़ जो हुआ हमारा टोटल NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम होगा। समझ में आया कैसे निकला नेशनल इनकम? सबसे पहले GDP एट मार्केट प्राइस, उसमें से हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन जो आएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो वैल्यू बचेगा उसमें हम क्या करेंगे? जो इनकम आएगा एब्रॉड से वो प्लस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा नेशनल इनकम, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर?